हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, जो पिछला लेक्चर था, पिछला वीडियो था, उसमें हमने रक्त समूह के टाइप कंप्लीट कर लिए थे। दो टाइप के रक्त समूह थे, एक तो था एबीओ और एक था आरएच। तो एबीओ और आरएच वाला तो हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और फिर जो वीडियो एंड किया था मैंने, दो ही टॉपिक बच रहे थे हमारे इस चैप्टर से। एक तो बच रहा था रक्तादान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और एक बच रहा था अंगदान और देहदान। तो ये दोनों टॉपिक तो कंप्लीट हो नहीं पाएंगे, तो लगभग अप्रोक्सली बात करें तो 2 लेक्चर और होंगे इस क्लास के। आज तो एक टॉपिक तो मैं क्लियर करा दूंगा, और आज का जो टॉपिक रहेगा, आज की जो क्लास रहेगी वो है रक्तादान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त कैसे दिया जाता है, वो सारी डिटेल में आज लेनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं। टॉपिक क्या हमारा आज का टॉपिक है रक्तादान। टॉपिक है रक्तादान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और रक्तदान का मतलब क्या होता है? रक्तदान का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रक्त देना या चढ़ाना। देखो, रक्तदान का मतलब क्या है, बिल्कुल शॉर्ट मायनों में या बिल्कुल शॉर्ट डिटेल में मैं आपको समझाऊं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या चीज है, रक्तदान क्या चीज है, वो तो आप भी समझ सकते। रक्तादान, रक्त का आधान, आधान का मतलब होता है परिवहन, यानी कि हम ब्लड देते हैं कि नहीं देते, किसी भी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती है कि नहीं देती, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ब्लड देता है कि नहीं देता है, तो वही प्रक्रिया रक्तदान होती है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रक्त देना, उसे क्या बोलते हैं, रक्तदान। अब आप सोचो कि ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो लॉजिक है, ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो फंडा है, ये सबसे पहले किसके माइंड में आया होगा, किसने इसको ऐसे मैं बोलूं कि रीजनरेट किया होगा, किसने इसको चालू किया होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे भी दिया जा सकता है? क्या ऐसे भी एक व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जा सकता है? तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसकी खोज सबसे पहले की थी किसने? बात है 1667 की। कब की बात है? 1667 की। और किसने किया? देखो, फ्रांस का एक डॉक्टर था, फ्रांस का एक डॉक्टर, और डॉक्टर का नाम था जीन बैप्टिस्ट डेनिस। जीन बैप्टिस्ट डेनिस, ये जो फ्रांस का डॉक्टर है उसका नाम था जीन बैप्टिस्ट डेनिस 1667 में। यानी कि फ्रांस के डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने 1667 में ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि रक्तादान का आधार दुनिया के सामने रखा, यानी कि सिखाया, ये लॉजिक स्टार्ट किया कि कैसे एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो सर्वप्रथम इन्होंने एक भेड़ का रक्त एक 15 वर्षीय बालक में चढ़ा दिया। 15 वर्षीय बालक, देखो, एक 15 साल का लड़का था, उसकी बॉडी में ब्लड ट्रांसफर किया, और वो जो ब्लड ट्रांसफर किया था वो ब्लड था किसका? भेड़ का। किसका ब्लड था? भेड़ का। तो हम ये जान सकते हैं, या ये चीज हम समझ सकते हैं कि जो पशुओं का रक्त होता है वो हमसे थोड़ा सा गाढ़ा होता है, डेंस होता है, तो उनका ब्लड हमारी बॉडी में सर्वाइव कर ही नहीं सकता। तो हालांकि ये चीज गलत थी। जो डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस थे, उन्होंने क्या किया, भेड़ का रक्त चढ़ाया 15 वर्षीय बालक के शरीर में, और रिजल्ट ये, नतीजा ये आया कि बालक मर गया, यानी कि इस लड़के की क्या हो गई, डेथ हो गई। होना ही था। जो पशुओं का रक्त आता है थोड़ा सा गाढ़ा होता है, डेंस होता है, वो हमारी जो ब्लड वेसल्स है यानी कि जो शिराउर्धमनी है उनके अंदर ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस बालक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस बालक की मृत्यु होने के बाद इसको तो सजा हुई जो हुई, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 10 साल के बाद ही, यानी कि 1677 में रक्तादान पर बैन लगा दिया। रक्तादान प्रक्रिया को ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन कौन सी रक्तादान प्रक्रिया को? एनिमल टू ह्यूमन, यानी कि पशुओं का या किसी अन्य जानवर का रक्त किसी मानव शरीर में नहीं चढ़ाया जाएगा,
10 साल के बाद इस चीज को कंप्लीटली सरकार ने क्या कर दिया, बंद कर दिया, निषेध कर दिया इस चीज को, ठीक है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो ह्यूमन टू ह्यूमन होगा, अगर रक्त दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मानव से मानव को दिया जाएगा, मानव से रक्त पशुओं को नहीं दिया जाएगा और पशुओं से रक्त मानव को नहीं दिया जाएगा। आपस में अगर ब्लड का लेन देन है वो है सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन। ये बात थी किसकी, रक्तदान की। तो इसके लिए ध्यान रखना, इसमें कोई क्वेश्चन तो बनने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि रक्तदान किसे कहते हैं, डेफिनेशन है किसी एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को देना या किसी दूसरे व्यक्ति को रक्त चढ़ाना क्या कहलाता है, रक्तदान। या फिर रक्तदान की खोज किसने की, फ्रांस का डॉक्टर था जीन बैप्टिस्ट डेनिस। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदान की आवश्यकता, रक्तदान की आवश्यकता। सोचो क्वेश्चन ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत क्यों होती है, रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों, कौन सी केस में या कौन से कंडीशन में एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति के बॉडी के अंदर चढ़ाया जाता है। तो इसके 4-5 पॉइंट है। देखो, सबसे जो पहला केस है चोट लग जाने पर, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो ड्यूरिंग टू प्रोसेस ऑफ इंजरी, चोट लगने के दौरान जो काफी ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड बाहर निकल जाता है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए उस व्यक्ति के अंदर दूसरे व्यक्ति का क्या चढ़ाया जाता है, रक्त। तो पहला पॉइंट तो चोट लगने पर। दूसरा शल्य चिकित्सा में, देखो पहला पॉइंट तो है चोट लगने पर, पहला पॉइंट कौन सा है, चोट लगने पर, ठीक है। एक बार बता देता हूं फिर बताओ। सेकंड जो पॉइंट है वो है शल्य चिकित्सा के लिए, सॉरी शल्य चिकित्सा के दौरान, शल्य चिकित्सा के दौरान। थर्ड जो पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है वो है एनीमिया, एनीमिया रोग में, एनीमिया रोग में। नंबर 4 प्लेटलेट्स की कमी होने पर, प्लेटलेट्स की कमी होने पर। नंबर 5 चोट लगने पर, शल्य चिकित्सा के दौरान, एनीमिया रोग में, प्लेटलेट्स की कमी होने पर। और एक है हीमोफीलिया रोग में, हीमोफीलिया रोग में। और लास्ट है दात्र कोशिका, दात्र कोशिका रक्ताल्पता, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। देखो कितने पॉइंट है, यानी कि रक्तदान की जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, इसकी कब नीड पड़ती है, कब किसी को रक्त दिया जा सकता है, उसके कितने पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट है कि रक्तदान कौन से केस में रक्त एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। पहला पॉइंट है चोट लगने पर, पहला पॉइंट कौन सा है, चोट लगने पर। और चोट लगने से मतलब ये है कि अगर किसी को चोट लग जाती है और चोट लगने के दौरान उसका खून बह जाता है, तो खून बहने से उसमें कमी आएगी, इसलिए उसको जरूरत है अब ये किसी दूसरे से रक्त लेगा, तो रक्तदान की जरूरत पड़ेगी इस केस में। सेकंड केस है शल्य चिकित्सा के दौरान। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है जब ऑपरेशन किया जाता है, जब क्या किया जाता है, ऑपरेशन। जैसे मान लो कोई पेशेंट है और उसका किसी भी चीज का ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन के दौरान बॉडी को कट किया जाता है और बॉडी को काटा जाएगा तो खून बाहर आएगा, तो खून बाहर आएगा तो खून की कमी होगी, तो उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा कि नहीं चढ़ाना पड़ेगा, तो उसको ब्लड चढ़ाया जाता है। जब किसी चीज का ऑपरेशन किया जाता है, उसकी शल्य चिकित्सा होती है, तो भी उसे रक्त दिया जाता है या उसे रक्त चढ़ाया जाता है। पॉइंट नंबर 3 एनीमिया रोग में। कौन से रोग में, एनीमिया। एनीमिया एक ऐसा रोग है, सुनना एनीमिया कौन सा रोग है वो आपको मैं शॉर्ट में समझाऊं। जब हमारे शरीर में भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण होता रहता है, खून का निर्माण होता है ना, और खून का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा के अंदर, यानी कि हड्डियों की गहराई में जाकर किसका निर्माण होता है, किसका, रक्त का निर्माण। तो होता क्या है, जब ब्लड का निर्माण होता रहता है ना, जब खून बनता रहता है, तो उस प्रक्रम के दौरान बहुत सारे प्रोटीन या बहुत सारे विटामिन काम में आते हैं। जैसे मैं गिनवाऊं आपको, विटामिन B12, विटामिन B6, फोलिक अम्ल, ये क्या करते हैं, अगर इन विटामिनों की कमी हो गई, जब खून बनता रहता है,
तो आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स होने चाहिए, आपकी बॉडी में सारे पोषक तत्व होने चाहिए, उन्हीं से तो खून बनेगा। उस दौरान अगर आपके शरीर में विटामिन B12, विटामिन B6, फोलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, इनकी कमी हो गई तो समझ लेना आपके शरीर में या आपकी हड्डियों में रक्त की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। और वो कमी बाद में उभर कर आने वाली है, कौन से रूप में, एनीमिया। तो जब खून का निर्माण होता है तो कुछ विटामिनों की कमी होने के कारण हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, और उसी रोग को हम किस नाम से जानते हैं, एनीमिया नाम से जानते हैं। ठीक है, एनीमिया बोल दो या रक्ताल्पता, रक्ताल्पता, रक्त की अल्पता, रक्त की कमी। ठीक है, नेक्स्ट, प्लेटलेट्स की कमी होने पर अगर हमारे शरीर में ब्लड की एक तीसरी कोशिका होती है, एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स, अगर शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो भी ब्लड की कमी हो जाती है, तो उस केस में भी खून चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, हीमोफीलिया रोग में, कौन से रोग में, हीमोफीलिया, ये एक जेनेटिक डिजीज है, एक आनुवंशिक रोग है, और इस रोग में भी रक्त की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये बाद में होने वाला है, जेनेटिक है। एक दात्र कोशिका रक्ताल्पता, ये किसकी तरह है, एनीमिया की तरह। तो एनीमिया है, हीमोफीलिया है, दात्र कोशिका रक्ताल्पता है, ये तीनों ही रोग ऐसे हैं जिनसे या जिनके कारण शरीर में रक्त की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इन तीनों प्रोसेस के अंदर शरीर में क्या चढ़ाया जाता है, रक्त चढ़ाया जाता है। इसके अलावा चोट लगने पर ब्लड चढ़ाया जाएगा, शल्य चिकित्सा के दौरान ब्लड चढ़ाया जाएगा, और प्लेटलेट्स की कमी होने पर भी शरीर में रक्त चढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका कि रक्तादान की आवश्यकता कब होती है, कब किसी एक पेशेंट को दूसरे से ब्लड लेने की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है रक्तदान की प्रक्रिया। इतनी देर तो हम ये पढ़ रहे थे कि रक्त एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये आएगा, रक्त कैसे दिया जाता है। ठीक है, हाउ टू ट्रांसफर ब्लड इन वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन, कैसे रक्त को ट्रांसफर किया जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है रक्तदान की प्रक्रिया। रक्तदान की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्तदान की प्रक्रिया। देखो रक्तदान की प्रक्रिया क्या चीज है, सुनो हेडिंग क्या है, रक्तदान की प्रक्रिया। रक्तदान की प्रक्रिया से मतलब ये है कि कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त दिया जाएगा, कैसे एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये 2 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में पूर्ण होगी, 2 चरणों में। पहला जो चरण है वो ये है, उसको हम बोलेंगे संग्रहण। पहला जो चरण है वो कौन सा है, संग्रहण। और संग्रहण का मतलब होता है स्टोरेज, संग्रहण का मतलब स्टोरेज। सेकंड जो प्रोसेस है वो है आधान, और आधान का मतलब ये है ट्रांसफर या ट्रांसफ्यूजन। अब सुनो ध्यान से, रक्तदान की प्रक्रिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, संग्रहण और आधान। अब संग्रहण से मतलब ये है, रक्तदान आपके दिमाग में सेट है, रक्तदान का मतलब है एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को देना या चढ़ाया जाना। तो पहले ब्लड को क्या किया जाएगा, संग्रहित किया जाता है। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, उसकी बॉडी में ब्लड चढ़ना है या ब्लड चढ़ाया जाने वाला है उसके अंदर, तो पहले ब्लड लाया जाएगा ना। अब ब्लड कैसे चढ़ा सकते हैं, या तो एक व्यक्ति उसके साथ रहेगा, ऐसे 2 केस हो सकते हैं खून चढ़ाने का। या तो मान लो खून पहले से ही ब्लड बैंक के अंदर पड़ा हो, तो वहां से बोतल लेके बोतल को लटका के उसकी बॉडी के अंदर क्या चढ़ा दिया, खून चढ़ा दिया। या फिर एक केस क्या होता है, उसका कोई भी रिलेटिव या कोई भी जानकार उस हैंड टू हैंड ब्लड चढ़ाए। आपने देखा होगा मूवी के अंदर या वैसे भी देखा होगा कि 2 व्यक्ति होते हैं, एक तो पेशेंट एक खून देने वाला, दोनों अलग अलग बेड पर लेटे होते हैं, तो ब्लड उसके अंदर जाता रहता है। तो पहले ब्लड को संग्रहित किया जाता है, पहले ब्लड की तो व्यवस्था करो,
किसी पेशेंट को अगर खून देना है तो पहले खून की क्या की जाएगी, पहले ब्लड की व्यवस्था की जाएगी। तो ब्लड की अगर व्यवस्था हो जाती है तो उसे संग्रहण बोलते हैं। और जैसे ही ब्लड की व्यवस्था हो जाती है, अरेंजमेंट हो जाता है खून का, फिर उसको खून चढ़ा दो, वो सेकंड प्रोसेस हो जाएगा आधान। तो हम पहले पढ़ेंगे संग्रहण, कैसे ब्लड की व्यवस्था की जाती है। फर्स्ट पॉइंट है संग्रहण, स्टोरेज। देखो संग्रहण का मतलब क्या, देखो संग्रहण से मतलब ये है कि हमें क्या करना है, ब्लड को इकट्ठा करना है, ब्लड का अरेंजमेंट करना है, खून की व्यवस्था करनी है। तो उसके लिए आपने देखा होगा जगह जगह किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, किसी स्कूल, कोई हॉस्पिटल या कोई भी अच्छी सी जगह देखकर रक्तदान शिविर लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता, यानी कि ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। उसी ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान लोगों का खून क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। अब वो ब्लड कैसे इकट्ठा किया जाता है वो प्रोसेस हमें पढ़ना है। तो पहला प्रोसेस है, मान लो अगर कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, तो उस दौरान खून कैसे लिया जाता है। पहला पॉइंट ये है कि जो भी ब्लड देने आ रहा है, तो ब्लड देने वाले को हम क्या बोलेंगे, दाता। तो सबसे पहले काम यही है कि दाता के हेल्थ का चेकअप होता है, दाता के हेल्थ का चेकअप होता है। मान लो ब्लड को स्टोरेज करने के लिए, संग्रहण करने के लिए कैंप लगा हुआ है, तो जो वहां पर ब्लड देने जाएंगे उन सबको ब्लड डोनर कहा जाएगा, वो सब रक्तदाता है। तो पहला काम यही है, जो ब्लड डोनेशन कैंप की टीम आई हुई ना, उनका पहला काम यही है कि जो दाता है ना, उनके हेल्थ का चेकअप किया जाए। चेकअप कैसे, मैं आपको बता दूं, उनकी बीपी चेक होती है, ब्लड प्रेशर चेक होता है, उनका शुगर टेस्ट होता है, यानी कि डायबिटीज है कि नहीं है। तीसरा काम उनका हीमोग्लोबिन चेक होता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा बैलेंस है कि नहीं है। अगर ये तीनों चीज बैलेंस है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डोनर है वो कैपेबल है ब्लड देने के लिए। तो सबसे पहला काम यही है कि दाता का हेल्थ चेकअप होता है। सेकंड, पहला काम दाता के हेल्थ का क्या किया जाता है, चेकअप किया जाता है। सेकंड काम यह है कि जैसे ही दाता के हेल्थ का चेकअप हो जाता है, जो दाता है उसकी हेल्थ का क्या हो जाता है, चेकअप हो जाता है, तो सेकंड काम ये है कि इस दाता के शरीर के अंदर, यानी कि दाता की बॉडी में एक प्रवेशनी रोपित की जाती है। देखो प्रवेशनी जाती है ना, जो निडिल आती है जिसको कैन्युला बोलते हैं, वो प्रवेशनी बॉडी के अंदर चढ़ाई जाएगी। वो प्रवेशनी इंजेक्शन टाइप की आती है, सिरिंज टाइप की, और उस प्रवेशनी से पीछे क्या जुड़ी होती है, एक ट्यूब जुड़ी होती है छोटी सी प्लास्टिक की, और वो जाके एक थैली के अंदर इकट्ठा होता है, मतलब खून निकालने के लिए। तो प्रवेशनी रोपित की जाती है। लेकिन जो प्रवेशनी है ना, ये जो प्रवेशनी है, ये प्रवेशनी उच्च क्षमता वाली होनी चाहिए। प्रवेशनी कैसी होनी चाहिए, उच्च क्षमता, मतलब प्रवेशनी हाई कैपेसिटी वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉडी के अंदर डालते ही वो टूट गई। अच्छी क्वालिटी की क्या होनी चाहिए, प्रवेशनी, ताकि ढंग से उसके अंदर, क्योंकि खून निकालने में कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं, तो ताकि वो ढंग से ब्लड को खींच सके या एडजस्ट हो सके शिरा और धमनी के अंदर। तो उच्च क्षमता वाली होनी चाहिए। थर्ड काम, जो तीसरी स्टेप है, थर्ड स्टेप ये है कि ये जो प्रवेशनी है, ये जो कैन्युला है, ये प्रवेशनी है, ये अटैच है किससे, पाइप से अटैच होती है। इसके पीछे एक छोटा सा पाइप लगा होता है प्लास्टिक का, और वो पाइप जाके खुलता है किसके अंदर, ये खुलता है एक निर्जर्मीकृत थक्का रोधी पॉलीथीन के बैग में। देखो इस पॉइंट को समझना, सुनना ध्यान से। सबसे पहले दाता का क्या किया, हेल्थ चेकअप किया। जैसे ही दाता का हेल्थ चेकअप हो जाता है, सेकंड स्टेज है दाता की बॉडी के अंदर कोई भी एक शिरा धमनी देख के, वैसे शिरा से ही निकाला जाता है खून, शिरा देख के उसमें एक प्रवेशनी डाली जाती है। प्रवेशनी कैसी होनी चाहिए, उच्च क्षमता वाली, ठीक है। ऐसा नहीं कि कमजोर हो, टूट गई हो या उससे ब्लड नहीं आ रहा हो। फिर वो प्रवेशनी अटैच होती है ना, ऐसे जैसे प्रवेशनी है, तो जैसे मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊं, ये किसी दाता का हाथ है, इसमें प्रवेशनी डाल दी ऐसे, तो प्रवेशनी के नीचे ऐसे पाइप लगा होता है ना, ऐसे पाइप लगकर फिर नीचे क्या, ये पॉलीथीन का बैग है,
अब इस दाता का ब्लड इसके अंदर से आता रहेगा, ऐसे आता रहेगा। तो ये प्रवेशनी अटैच है पाइप से, ये पाइप खून लेके आ रहा है और फिर ये जो पाइप है ये खुलता है किसके अंदर, ये नोटिस करना, निर्जर्मीकृत थक्का रोधी पॉलीथीन के बैग से। निर्जर्मीकृत थक्का रोधी पॉलीथीन का बैग। निर्जर्मीकृत का मतलब है ये पॉलीथीन बिल्कुल इसके अंदर किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कोई भी प्रकार का सूक्ष्म जीव इसमें उपस्थित नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म जीव इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो पॉलीथीन का जो बैग है, ये जो पाउच है, थक्का रोधी होना चाहिए। और थक्का रोधी से मतलब ये है कि अगर इसके अंदर ब्लड आ भी जाता है तो ब्लड जमना नहीं चाहिए, प्लास्टिक से क्रिया नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये जो पॉलीथीन का बैग है स्पेशल क्वालिटी का होता है, हाई क्वालिटी का होता है। ये एंटीकोएगुलेंट होता है, साथ के साथ स्टेरिलाइज्ड होता है, यानी कि निर्जर्मीकृत होता है और थक्का रोधी। निर्जर्मीकृत का मतलब किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव इसमें उपस्थित नहीं होता। थक्का रोधी का मतलब है ये जो खून इस बैग के अंदर आके गिरेगा तो ये खून इस पॉलीथीन के बैग से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, इतना काम होने के बाद जैसे ब्लड को, जैसे चौथा काम ये है, जैसे ब्लड निकाल लिया जाता है तो ये जो प्रवेशनी है इसको दाता के हाथ से निकाल लिया जाता है और इसको डीजनरेट करके डस्टबिन में डाल दिया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि इस प्रवेशनी का यूज हम दूसरे दाता के शरीर में कर लें, नहीं। ऐसे तो ब्लड कांटेक्ट में आ जाएगा, कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती है। एक प्रवेशनी एक ही व्यक्ति के शरीर में उपयोग की जाती है। जैसे ब्लड डोनेशन का काम कंप्लीट हो जाता है, खून आ जाता है, खून इकट्ठा कर लिया जाता है, तो इस प्रवेशनी को डीजनरेट करके, ठीक है, इसको डाल दिया जाता है किसके अंदर, डस्टबिन के अंदर। फिर चौथा काम यह है कि जैसे ही खून दिया जाता है तो कम से कम 10 या 15 मिनट के लिए दाता को डॉक्टर की देखरेख में रखा जाता है। मान लो अगर उसकी बॉडी से खून निकला है तो कई प्रकार की गतिविधियां उसके शरीर में हो सकती है, चक्कर आ सकता है, ठंड लग सकती है, बुखार हो सकती है, ठीक है, बेहोशी आ सकती है। तो दाता को कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए वहीं पे रखा जाता है डॉक्टर की देखरेख में। रक्तदान के पश्चात दाता को डॉक्टर की देखरेख में रखा जाता है। ठीक है, अगर वो सही है 10-15 मिनट के बाद फिर उसको घर भेज दिया जाता है। पांचवी स्टेप ये है कि जो ब्लड इकट्ठा किया है, ब्लड यूनिट के रूप में इकट्ठा किया जाता है, जो खून इकट्ठा किया है एज ए पॉलीथीन बैग, तो उस पॉलीथीन बैग को बाहर नहीं रख सकते क्योंकि बैक्टीरिया लग सकते हैं, और खून में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया लगते हैं। उसका रीजन ये है कि ब्लड बहुत ज़्यादा पौष्टिक है, उसमें सारी चीज़ें हैं, तो इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है ब्लड के अंदर। तो उस खून को वहाँ से हटाकर डी फ्रीजर, यानी कि एक बहुत बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर आते हैं, उनके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। डी रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। नंबर 6 लास्ट का पॉइंट है, और वो ये है कि जो ब्लड इकट्ठा हुआ है, मान लो सारा दिन कैंप लगा है, फिर वो ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उसको किस में डालते जाते हैं, फ्रिज के अंदर। फिर उस ब्लड को चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है कि इस ब्लड में किसी प्रकार का सूक्ष्म जीव तो नहीं है, इसमें किसी प्रकार का बीमारी फैलाने वाला वायरस तो नहीं है, बैक्टीरिया तो नहीं है, प्रोटोजोआ तो नहीं है, या कोई कृमि तो नहीं है। यानी कि पूरे खून की जांच होती है। हालांकि ब्लड निकाल लिया जाता है लेकिन उस खून की जांच होती है। अगर वो खून प्योर है, किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर नहीं है, तो उसको स्टोर कर दिया जाता है इन ब्लड बैंक या रक्त बैंक के अंदर। ठीक है, उसको भेज दिया जाता है। और मान लो किसी का ब्लड खराब हो, किसी का खून है, उसके अंदर कई प्रकार के बैक्टीरिया वायरस की उपस्थिति है, जैसे HIV वायरस है उसके अंदर, ठीक है, या कोई और बीमारी करने वाला जीवाणु है, वायरस है, तो उस ब्लड को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे। फिर लास्ट का केस यही है कि रक्त की क्या की जाती है, रक्त की जांच। ये लो, रक्त की जांच की जाती है। ठीक है, और अगर रक्त सही है, अगर रक्त बिल्कुल प्योर है, तो उसको स्टोर करते हैं किसके अंदर, रक्त को स्टोर करते हैं किसके अंदर, ब्लड बैंक के अंदर। किसके अंदर, ब्लड बैंक के अंदर। और अगर ब्लड इम्प्योर है, प्योर नहीं है, तो उसको हटा दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये था पहला पॉइंट, कौन सा, संग्रहण।
कितने पॉइंट है उसके? 6 पॉइंट। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो दाता है, जो खून देने आया हुआ है, उसका हेल्थ का चेकअप होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि दाता अगर तैयार है, उसका चेकअप हो जाता है तो उसकी बॉडी में प्रवेशनी को रोपित किया जाता है, ठीक है, और प्रवेशनी उच्च क्षमता वाली होती है। तीसरा, जो प्रवेशनी दाता के शरीर में डाली गई है, रोपित की गई है, वो एक पाइप से जुड़ी रहती है और पाइप किस में खुल जाए? निर्जर्मीकृत थक्का रोधी पॉलीथीन के बैग के अंदर। हाँ, रक्तदान के पश्चात दाता को डॉक्टर की देखरेख में रहना पड़ता है कम से कम 15-20 मिनट के लिए, ठीक है। और जैसे ही ब्लड को निकाला जाता है तो ब्लड को रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या कर दिया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है। फाइनली जो लास्ट पॉइंट है वो यही है कि रक्त की जांच होती है। अगर ब्लड कंप्लीटली प्योर है, उसमें किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, सूक्ष्म जीव नहीं है, तो उसको भेज दिया जाता है कहाँ पर? ब्लड बैंक, रक्त बैंक के अंदर। और एक अगर ब्लड इम्प्योर है, अगर खून इम्प्योर है, तो उसको फेंक दिया जाता है या हटा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस था कौन सा? संग्रहण वाला। अब कौन सा सेकंड प्रोसेस है? कौन सा? आधान। अब देखो, जो सेकंड प्रोसेस है आधान, खून तो हमने इकट्ठा कर लिया, अब सिर्फ ब्लड चढ़ाना है। एक पेशेंट के अंदर दूसरे व्यक्ति का रक्त चढ़ाना है जो हमने ब्लड बैंक के दौरान इकट्ठा किया है, या फिर डायरेक्टली ह्यूमन टू ह्यूमन भी चढ़ाया जा सकता है, उसे बोलते हैं आधान। कैसे चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाया जाता है, कितने देर का ये प्रोसेस है, वो हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आज का जो ये मैटर है, आप इसको ढंग से तैयार करो, नोट्स में भेज ही दूंगा, पर ऐसा कोई इसमें है ही नहीं, थ्योरी वाला टॉपिक है। तो इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो भी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, इसके आगे वाला वीडियो, उसमें चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।